आज हमें जो पढ़ना है वो है यूनिट पेपर 4 एंड उसका पार्ट 2। चलिए एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमने किस किस पार्ट को कवर कर लिया है ना। एक सेकेंड। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने यूनिट पेपर 1, पेपर टू का एक पार्ट हमारा रह गया जो क्लास मोस्ट प्रोबेबली हमारी कल होगी। ठीक है, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ये। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ये ये वाला पेपर चतुर्थ, ये वैदिक रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति, ये हम पिछली कक्षा में कर रहे थे, ये हमने कर लिया। इसके बाद आज का जो हमारा है त्रिकोणमिति, ये वाला पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति, सूर्य सिद्धांत में वर्णित त्रिकोणमिति, आर्यभट्टीय में वर्णित त्रिकोणमिति, प्राचीन भारत में कालगणना, प्राचीन भारत में कालगणना के उपयोगी यंत्र और बोधायन, माधवन, शंकर परियार, सरस्वती अम्मा और परमेश्वरन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है वो मैं शेयर करता हूँ पहले। ओके, चलिए। तो इससे पहले अगर कल हमारी लास्ट क्लास होगी तो अगर आप लोगों को किसी को कोई डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, और आज का इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लास के एंड में मैसेज करके चैट पे या आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए, आई होप आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। चलिए, स्क्रीन आप लोग को विजिबल है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, अभी मैं ट्राई करता हूँ एक बार और। चलिए, अब ठीक है। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं।
आज का जो हमारा यूनिट है वो है भारतीय गणितज्ञों का योगदान। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एक सेकेंड, आई थिंक ये वाला नहीं है। CBG ई बुक, IGNOU। एक सेकेंड मैं बुक निकाल लेता हूँ, आप लोग भी देखिए कि किस तरह से ई बुक को सर्च करते हैं। यहाँ से आप जाएंगे तो कई सारे लिंक है, लेकिन मैं जो मैक्सिमम यूज़ करता हूँ वो ये ना, खोजी नेट वाला, मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। यहाँ से हम लेंगे पेपर 4 का हम लेंगे यूनिट 2, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। चलिए डेस्कटॉप पे इसको डाउनलोड कर देते हैं। चलिए, अब आप लोगों को स्क्रीन से शेयर हो रही होगी और ये एकदम सही PDF है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य सिद्धांत में वर्णित त्रिकोणमिति, आर्यभट्टियन में वर्णित त्रिकोणमिति, प्राचीन भारत में कालगणना, प्राचीन भारत में कालगणना के उपयोगी यंत्र, बौधायन, माधवन, शंकर परियाग, ये सब मैंने आपको पहले बताया। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम सूर्य सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया है कि सूर्य सिद्धांत मय द्वारा रचित मानी जाती है। इस जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को के लिए यहाँ हाईलाइट करते जाऊंगा। वेदांत ज्योतिष से आरंभ कर जो युग वराहमिहिर तक चल जाता है उसे हम सिद्धांत युग कहते हैं ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिद्धांत युग किसे कहते हैं, है ना। तो हमारा जो सिद्धांत युग कहलाता है कि वेदांग से लेकर के, है ना, वेदांग काल से के टाइम से लेकर के और वराहमिहिर तक। सिद्धांत का मतलब क्या है? सिद्धांत मैंने आप लोग को पहले भी बताया, ये ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध बने, है ना, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो सिद्धांत, संहिता और होरा तीन तीन स्कंद बन गए। तो इसके अंतर्गत सिद्धांत वो वाला पार्ट होता है, वो वाला भाग होता है जिसमें हम गणनाओं को लेते हैं, जैसे कि ग्रहों से संबंधित गणनाएं, है ना। जहाँ पे मैथ्स वाला ज्यादा पार्ट यूज होता है उसको हम सिद्धांत कहते हैं। तो वेदांग ज्योतिष के समय से लेकर के वराहमिहिर तक का जो टाइम था, इसे हम सिद्धांत युग के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इस युग में सिद्धांतों का प्रचलन विशेष रूप से हुआ है ना। तो सिद्धांत का मतलब क्या? जैसे कि एक छोटा सा सिद्धांत मैं बताता हूँ, जैसे कि पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत, ठीक है, ग्रहों के घूमने का सिद्धांत। यह युग हमारे लिए अंधकारमय ही होता यदि वराहमिहिर ने 5 सिद्धांत ग्रंथों को सारांश में पंच सिद्धांतिका में नहीं लिखा होता, है ना। तो जो पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर आचार्य ने लिखी, इन्होंने इन 5 सिद्धांतों को, जो उस समय के 5 सिद्धांत थे, उनको एक बुक में लिखी और बुक का नाम दिया उन्होंने पंच सिद्धांतिका। वराहमिहिर स्वयं एक प्रतिभाशाली ज्योतिषी थे और एक वही स्वतंत्र सिद्धांत ग्रंथ के बनाने की क्षमता रखते थे, परंतु उन्होंने ऐसा ना कर उस युग के सिद्धांत ग्रंथों का जो परिचय प्रस्तुत किया वह इतिहास की दृष्टि से, ये सब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूंगा। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वेदांग ज्योतिष से लेकर के वराहमिहिर तक के काल को सिद्धांत युग के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इस युग में सिद्धांतों का प्रचलन विशेष रूप से हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये जानना जरूरी है। चलिए आगे, पंच सिद्धांतिका की जो प्रति आज उपलब्ध है, इसे डॉक्टर थीवो और महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने अंग्रेजी अनुवाद तथा संस्कृत टीका के साथ सन 1889 ईस्वी में प्रकाशित किया।
था, वह अनेक स्थलों पर अशुद्ध तथा भ्रष्ट है ना। तो देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि पंच सिद्धांतिका की जो प्रति आज हमारे पास है वर्तमान समय में, इसमें जो है अशुद्ध और भ्रष्ट पाठ है ना। अशुद्ध अशुद्ध पाठ कैसे? अशुद्ध पाठ का मतलब है, मान लीजिए किसी चीज की कैलकुलेशन बताई जा रही है और वहां पर वो कैलकुलेशन मॉडर्न टाइम के कैलकुलेशन से मैच नहीं खा रही, ठीक है, इसी को कहते हैं अशुद्ध पाठ। या आप ये भी कह समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह का श्लोक में सिद्धांत दे रहे हो और उस श्लोक में कुछ शब्द जो है गलत हो। तथापि दोनों संपादकों के अश्रांत परिश्रम से इस ग्रंथ का उद्धार करना ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इन 5 सिद्धांतों के नाम, तो जो पंच सिद्धांतिका हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकंड, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इसलिए मुझे बार बार यहाँ पर आकर के देखना पड़ रहा है कि रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है, ओके, ऑल गुड। देखिए, तो जो हम पंच सिद्धांतिका बोलते हैं उसमें पंच सिद्धांतिका में ये 5 सिद्धांत आते हैं। कौन कौन से 5 सिद्धांत है ये 5 सिद्धांत है पोलिश, रोमक, वशिष्ठ, सौर और पितामह, ठीक है। इनके विषय में वराहमिहिर ने स्वयं लिखा है कि इन पांचों में पोलिश और रोमक के व्याख्याकार लाटदेव हैं। तो जो लाटदेव हैं उन्होंने 2 सिद्धांतों की व्याख्या की, एक रोमक सिद्धांत और एक पोलिश सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत सबसे अधिक स्पष्ट है तथा शेष दोनों अर्थात वशिष्ठ सिद्धांत तथा पितामह सिद्धांत बहुत भ्रष्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि लाटदेव ने तो इन 2 किताबों के बारे में लिखा, पॉलिश के बारे में और रोमक के बारे में, है ना। लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो सूर्य सिद्धांत है उसमें जो सबसे अधिक स्पष्ट है, सूर्य सिद्धांत जो हमें वर्तमान समय में मिल रहा है वो सबसे ठीक है, एकदम ठीक नहीं है लेकिन सब इन पांचों में सबसे ठीक है। और शेष दो बच गए, वशिष्ठ सिद्धांत और पितामह सिद्धांत, ये तो बहुत ज्यादा गलतियों के साथ है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, वराहमिहिर का परिचय देते हुए पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के विषय में लिखिए, ठीक है। ओके, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस ग्रंथ की रचना का काल यही है, अर्थात प्रथम शती। इस अध्याय सूर्य सिद्धांत में वर्णित त्रिकोणमिति के अंतर्गत, ये सारा आप स्वयं पढ़ लीजिए, ये सारा हम इसमें आगे जाकर के ये पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं वराहमिहिर और सूर्य सिद्धांत। जो वराहमिहिर का जो सूर्य सिद्धांत है उस सूर्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं ये, कि वराहमिहिर, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ। तो जो वराहमिहिर हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जो है विक्रमादित्य के उसमें 9 रत्नों में एक हैं। तो वराहमिहिर जो है इनका जन्म जो माना जाता है वो लगभग 400 ईस्वी 480 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है। और इनका जो इनका जो जन्म काल है षष्ठ शती का पूर्वार्ध मानना सर्वथा उचित है। पूर्वार्ध मतलब 480 के आसपास ही। इनके पिता का नाम आदित्य दास था, जो इनके विद्या गुरु भी थे। विद्या गुरु का मतलब है सर्वप्रथम इन्हें आदित्य दास से ही शिक्षा मिली थी। अपेक्षक इनका वासस्थान था। यह स्थल आज भी उज्जैनी के पास कामथा नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, कोई नियम यहाँ पर ऐसा है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं। फिर भी आपको ये समझ लेना है कि वराहमिहिर का जन्म षष्ठ शताब्दी का पूर्वार्ध, पूर्व का आधा, मतलब ये समझिए षष्ठ शताब्दी का पूर्वार्ध मतलब 525 के आसपास, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कापथिक में हुआ था। उनके पिता का नाम आदित्य दास था, ठीक है। और आदित्य दास ने ही इनको ज्योतिष विद्या सिखाई। इनके जो प्रमुख प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, वो प्रमुख ग्रंथ हैं पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, बृहद यात्रा तथा बृहद विवाह पटल यात्रा और बृहद संहिता, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ समझने लायक है नहीं, ये तो सीधे सीधे कहानी की तरह चल रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं।
पंच सिद्धांतिका में सूर्य सिद्धांत, तो पंच सिद्धांतिका 5 ग्रंथों के समूह से बना है। इस सिद्धांत ग्रंथों में सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ है ना। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांत हैं, वो पांचों के अलग अलग, क्योंकि वराह मिहिर से पहले ऐसा माना जाता है कि 5 ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, वो किसी किसी आचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वराहमिहिर ने क्या किया, उन पांचों सिद्धांतों को लेकर के एक पुस्तक में उनमें संशोधित करके ठीक प्रकार से लिखा, और उस पुस्तक का नाम दिया पंच सिद्धांतिका, क्योंकि उसमें 5 सिद्धांत थे। ठीक है। अब प्राचीन दोनों की तुलना करने से अंतर प्राप्त होता है, जान पड़ता है कि प्राचीन सूर्य सिद्धांत में नए संशोधन किए गए हैं, जिनका लक्ष्य यह था कि सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों के चक्कर लगाने का समय, जिसका पारिभाषिक नाम भगण है ना। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम दोनों की तुलना करें कि पुराना सिद्धांत और जो नया सिद्धांत है ना, जैसे कि सूर्य सिद्धांत में और जो इसका सारांश पंच सिद्धांत में दिया गया है, इन दोनों की तुलना करने पे ये पता चलता है कि सूर्य सिद्धांत में कुछ नए नए मतलब मॉडिफिकेशन हुए। अगर किसी ग्रह का मान उसमें कुछ बता रहा है तो सूर्य सिद्धांत में उसको ठीक करके बताया गया है ना। और सूर्य सिद्धांत में ये भी बताया गया कि सूर्य जो है चंद्रमा आदि ग्रहों के चक्कर लगाने का समय, जिसका पारिभाषिक नाम भगण। तो सूर्य एक बार जितने देर का चक्कर लगाता है उसको भगण कहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि सूर्य नहीं घूमता, बाकी ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं, ये सच बात है, ये बात एकदम सही है। लेकिन सूर्य सिद्धांत में उस गणना कैसे की गई है, उन्होंने पृथ्वी को सेंटर मान करके गणना की, ठीक है, अर्थ सेंट्रिक मान करके कैलकुलेशन किए। अर्थ सेंट्रिक मानने पर क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो अर्थ सेंट्रिक मानकर उन्होंने कैलकुलेशन की, तो सूर्य सेंट्रिक मान के अर्थ सेंट्रिक मान करके मान दोनों का सेम ही आएगा, मान में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, आंख से देखे गए या यंत्रों के नापे गए मानों के यथासंभव निकट आ जाए, इस प्रकार संशोधित सूर्य सिद्धांत, यद्यपि इसका संशोधन से लगभग 1000 वर्ष। देखिए, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था ना कि सूर्य सिद्धांत की जो कैलकुलेशन है, मॉडर्न जो आजकल मॉडर्न फिजिक्स के लोग जो है, मॉडर्न साइंस जो है, ये लोग जो हैं ये कहते हैं कि सूर्य सिद्धांत की कैलकुलेशन वर्तमान समय की कैलकुलेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट का कारण क्या है? डिफरेंट का कारण ये है कि 1000 साल तक सूर्य सिद्धांत में जो सिद्धांत दिए गए, जो प्रिंसिपल्स दिए गए, उसमें संशोधन नहीं हुए। संशोधन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन नहीं हुए। तो भाई एक साल में आज जो आज अच्छा, इसको हम अपने ग्रह से ही समझते हैं। सपोज कि आज हम पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, तो आज हम कितने अच्छे से हिमालय को देख रहे हैं, समुद्रों को देख रहे हैं, कुछ नदियों को देख रहे हैं। ऐसी कई सारी नदियां हैं जो आज से 1000 साल पहले थी लेकिन अभी नहीं है ना। तो जब हमारे पृथ्वी पर बदलाव हो रहा है तो सौरमंडल में भी बदलाव हो रहा होगा, निश्चित तौर पे हो रहा होगा, क्योंकि सब कुछ घूम रहा है। तो सूर्य सिद्धांत में संशोधित नहीं हुई, संशोधन समय समय पर नहीं हुए, जिसका कारण ये हुआ कि हमें आज उसकी गणना जो है बिल्कुल सटीक नहीं आती। ठीक है, पुराने ग्रंथ की अपेक्षा अधिक शुद्ध फल देता है। ठीक है, सूक्ष्म विवेचन के आधार पर थीबो तथा सुधाकर द्विवेदी का कहना है कि वराहमिहिर ने अपने समय में प्रचलित सूर्य सिद्धांत का सच्चा सारांश दिया था। इससे विश्वास है कि अन्य सिद्धांतों का विवरण भी अर्थात अपनी ओर से बिना किसी विवरण के, है ना। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनसे पहले जो सिद्धांत प्रचलित थे, वराहमिहिर से पहले, उन्होंने उसका जो जो सिद्धांत सही सही था उसको एज इट इज उन्होंने बताया। ठीक है, पितामह अब सारे जो 5 सिद्धांत हैं, उन 5 सिद्धांत के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। मैं अभी ये सारा पढ़ूंगा नहीं, ये सारा आप स्वयं से पढ़ लेंगे। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ पितामह सिद्धांत। तो पंच सिद्धांतिका का जो 12वां अध्याय है, उसमें केवल 5 श्लोकों में इसका परिचय दिया गया है ना। ये वेदांग ज्योतिष से मिलता जुलता है, और इसमें जो है महत्तम दिनमान 18 मुहूर्त माना गया है। जो दिनमान का एक वैल्यू बताया गया है वो 18 मुहूर्त माना गया है।
आई होप रिकॉर्डिंग चल रही होगी। हाँ, ऑल गुड। चलिए देखिए, अब इसमें 18 मुहूर्त इसका मान बताया गया। अगला है रोमक सिद्धांत। तो रोमक सिद्धांत के जो लेखक थे वो थे श्रीसेन, है ना। परंतु थीबो का मानना है कि कोई मौलिक ग्रंथ न लिखकर किसी पुराने रोमक सिद्धांत को नया रूप दिया होगा श्रीसेन ने। प्राचीन टीकाकारों ने अनेक बार श्रीसेन के रोमक सिद्धांत का रचयिता माना है। आप ये देखिए कि उसमें जो वर्षमान है वो लगभग 365 दिन 5 घंटा 55 मिनट और 12 सेकंड का है। वर्तमान का जो है आई थिंक इससे इसके आसपास ही है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें में भी 5 घंटा और ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, अभी थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए हम ये आप सारा स्वयं पढ़ लेंगे। अब मैं ये पढ़ नहीं रहा, पॉलिश सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जो पॉलिश सिद्धांत है ये जो है, हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि पॉलिश सिद्धांत और इसमें क्या कहते हैं वशिष्ठ सिद्धांत में, तो इसके पाठ बहुत भ्रष्ट मिलते हैं, है ना। आप ये समझिए कि यहाँ ग्रहणों की गणना के लिए नियम दिए गए हैं ना। किसी ग्रह ग्रह की कैलकुलेशन करनी हो तो उसका नियम यहाँ पर है, ठीक है। भट्टोत्पल जो है उन्होंने बृहद संहिता के टीका में, पृथुदक स्वामी ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के टीका में पुलिस सिद्धांत का उल्लेख किया है ना। पुलिस उनका नाम रहा होगा, पुलिस, पुलिस से बन गया पोलिश। अब आगे देखिए वशिष्ठ सिद्धांत। इसका बहुत ही संक्षिप्त विवरण मिलता है। इसका बहुत कुछ सिद्धांत पितामह सिद्धांत से मिलता है। वराहमिहिर स्वयं इसे भ्रष्ट मानते हैं। ब्रह्मगुप्त ने स्पष्ट सिद्धांत में विष्णु चंद्र द्वारा लिखे गए वशिष्ठ सिद्धांत का उल्लेख किया है। ये इसमें कुछ खास नहीं। सूर्य सिद्धांत के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। वराहमिहिर ने जो सूर्य सिद्धांत लिखा उसका महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस सूर्य सिद्धांत में 14 अधिकार है। अधिकार का मतलब है उन्होंने अपने चैप्टर्स को अधिकार नाम दिया, ठीक है। और इसके मूल रचयिता का पता नहीं चलता। यहाँ ग्रहों की मध्यम गतियों का वर्णन है। सूर्य चंद्रमा तथा बुध आदि ग्रह समान कोणीय वेग से नहीं चलते, परंतु गणना की सुविधा के लिए यहाँ मान लिया जाता है कि वे समान से वेग से चलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी यहाँ देखिए कि सूर्य सिद्धांत के हिसाब से जो दिन माने वो है 365 दिन 6 घंटे और 12 मिनट, है ना। इसके समकक्ष है, और ये जो है वर्तमान का भी इतना ही है ऑलमोस्ट। और सूर्य सिद्धांत में जो है चंद्रमा का व्यास 0.3 बताया गया, लेकिन वर्तमान समय में जो हम मेजर करते हैं उसमें 0.27 आता है। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य सिद्धांत अगर 1000 पहले भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुए तो भी कैलकुलेशन में भाई बहुत जमीन आसमान का अंतर नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। अब हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ लेते हैं कि त्रिकोणमिति जो है क्या है। त्रिकोणमिति आप जानते हैं, इसको ट्रिकोनोमेट्री बोलते हैं संस्कृत में, सॉरी इंग्लिश में। त्रिकोणमिति गणित की एक अहम शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी शब्द ट्रिकोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई। ट्री, गोन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब माप, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये बता रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री शब्द कैसे बना। अब आगे समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का जो कोण होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। अब यहाँ त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं, है ना, साइन ए लंब बराबर कर्ण होता है, कॉस ए आधार 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 बटे कर्ण होता है। ये सारा आप स्वयं से पढ़ लेंगे, परपेंडिकुलर बेस, इन सब के बारे में बस यहाँ नाम नाम दिए गए, इसमें आपको कुछ ऐसा गणित बताया नहीं गया। चलिए आगे देखते हैं सूर्य सिद्धांत और त्रिकोणमिति। तो जैसा कि सूर्य सिद्धांत जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि खगोल शास्त्रीय सिद्धांत ग्रंथों का समूह है। वर्तमान समय में उपलब्ध
मध्ययुगीत ग्रंथ रचित लगता है, मतलब ये मध्यकाल का ग्रंथ रहा होगा। लेकिन उसका सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख ईसा पूर्व की 3री सदी में मिलता है। सूर्य सिद्धांत के खगोल के कुछ घटनाएं जैसे ब्रह्मांडीय पिंडों की गति, तारों की गति, ग्रहण का आकलन और समुजती सूत्र है। ठीक है, तो ज्या, कोटिज्या और उत्क्रमज्या क्या होती है? तो ये जो है, ज्या बोलते हैं साइन को, कोटिज्या बोलते हैं कोसाइन को, और स्पर्शज्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्पर्शज्या बोलेंगे आपको। एक सेकेंड, ज्या, कोटिज्या, उत्क्रमज्या, इंग्लिश नाम मुझे भी अभी इसका याद नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है सारे, ये देखिए, आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अपने स्थाक अक्षांश और मध्याह्न काल के सूर्य की क्रांति यदि एक ही दिशा में हो तो जोड़ दो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अब ये बताया गया है हमें कि ग्रहण छाया का आकलन कैसे किया जाता है। यहाँ छाया का मतलब है सूर्य की छाया से, है ना। अर्थात अपने स्था अक्षांश और मध्याह्न के प्रतीक की क्रांति यदि एक ही दिशा में हो तो जोड़ दो और भिन्न दिशा में हो तो घटा दो। जो कुछ आएगा वही सूर्य का मध्याह्न कालिक नतांश होगा। इसकी भुजज्या और कोटिज्या बनाओ। शंकु के अनुमंगल मान को अर्थात 12 भुजकों से गुणा करके कोटिज्या से भाग देने पर लब्धि मध्याह्न का छायाकरण होता है। ठीक है, ये सारा आप स्वयं से देख लेंगे, यहाँ पे कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। इसको सॉल्व करके दिखाया गया है, आपसे सॉल्व करके ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 50 एंड 51 पे, जो सूर्य सिद्धांत के बारे में। अब आर्यभट्टीय में त्रिकोणमिति के बारे में किस तरह से बताया गया है ना, अब हम ये देख लेते हैं। तो भारतीयों को त्रिकोणमिति का ज्ञान बहुत ही व्यापक था। इन लोगों ने ज्या और उत्क्रमज्या की सारणियां बना ली थी, जिनमें वृत्तपात, है ना, क्वाड्रेंट के 24वें भाग तक का प्रयोग है। ज्या को अंग्रेजी में साइन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत पर्याय शिजनी के अरबी रूपांतर से हुआ है। ज्याओं का प्रयोग प्राचीन यूनानी नहीं जानते थे। प्राचीन भारतवासियों की ज्योतिष सारणियों से होता है कि गोलीय जो है त्रिकोणमिति से भी पूर्ण परिचित थे। मतलब वो जो लोग थे वो ट्रिकोनोमेट्री को भी अच्छे से समझते थे। जो लोग गोल को समझते थे, गोलीय का मतलब है जो लोग गोल को समझते थे, गोल का मतलब सौरमंडल। त्रिकोणमिति जो कि गणित की एक मुख्य शाखा है, इसमें प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का योगदान को लेकर यहाँ लेख लिखा गया है। ठीक है, आप ये पढ़ लेंगे अपने आप से, स्वयं से। अब आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं। तो आर्यभट्ट जो है वेदांग रचित ग्रंथ की जो वेदांग ज्योतिष की रचना है 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके 1000 बाद तक किसी भी ज्योतिषी का पता नहीं चलता, ज्योतिषाचार्य का। तो मतलब 500 ईसा पूर्व तक से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक किसी का पता नहीं चलता। ठीक है, उस समय 300 ईसा पूर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुशीलन से पता चलता है कि उस समय 300 ईस्वी पूर्व में ज्योतिष की विशेष उन्नति हो चुकी थी। और जैनियों के सूर्य प्रज्ञप्ति तथा सूर्य प्रज्ञप्ति तथा चंद्र प्रज्ञप्ति नामक 2 ग्रंथ उपलब्ध है ना। तो इन जैन आचार्यों ने 2 बुक लिखी जो बहुत फेमस बुक्स है। उनके नाम क्या है? उनके नाम है सूर्य प्रज्ञप्ति एंड चंद्र प्रज्ञप्ति। ठीक है, जो कि कौटिल्य की 1 शताब्दी पीछे है। उनका विषय विश्व की रचनाएं तथा इनमें सूर्य चंद्र विषय कल्पनाएं जैन धर्म के अनुसार निर्देश की गई। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेंगे प्लीज। आई होप कि आप लोग रिस्पॉन्ड करें। कोई कुछ पूछे, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। पूछे तो समझाया भी जाए। चलिए आते हैं इसमें। आर्यभट्टियम की विषय वस्तु। तो आर्यभट्टियम की विषय वस्तु क्या है?
आर्यभट्टियम में कुल 121 श्लोक हैं और 4 खंडों में विभाजित है। गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद, गोलपाद, जिसके अंदर गणितपाद के हम कुछ श्लोक पढ़ चुके हैं। गीतिकापाद में केवल 11 श्लोक है। जो विषय यहाँ वर्णित है वह सूर्य सिद्धांत के कई अधिकारों में है। कहने का मतलब ये है कि गीतिकापाद में आर्यभट्टियम ने जो बातें बताई, सिद्धांत बताए, वो ऑलरेडी सूर्य सिद्धांत में है। लंबी संख्याओं को श्लोक में रखने की दृष्टि से इन्होंने अक्षरों के द्वारा संख्या प्रकट करने की नवीन रीति का प्रचलन किया। अच्छा देखिए, ये मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। सपोज अगर उनको लिखना है क से म तक, अगर वो बोल रहे हैं तो 1 से 25 तक हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ ख ग च, तो च हुआ 6, ठीक है। प हुआ आपका 20, प फ ब भ म, प हुआ आपका 21, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने आगे या को 30, र को 40, ल को 50 इस तरह से दिया उन्होंने, ठीक है। और स्वरों को भी उन्होंने इस तरह से वंस टेंस में डिवाइड किया, अ ई उ री री ई ऐ उ औ, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आर्यभट्ट का मूल सिद्धांत है कि पृथ्वी का दैनिक भ्रमण होता है। अच्छा देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी का दैनिक भ्रमण होता है। पृथ्वी जो है रोज घूमती है अपने अक्ष पे, है ना। और ये नाव के चलने के समान पृथ्वी भी सदा चलती रहती है। तो नाव जो है, नाव किस प्रकार चलती है। नाव आगे की ओर जाती है और पानी जो है पीछे की तरफ जाता है। पानी को पीछे करते हैं तो नाव आगे जाती है। उसी तरह से हमें ये इस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो बाकी चीजें पीछे की ओर चल रही है। इस सिद्धांत से इनकी विचार स्वतंत्रता का परिचय मिलता है। इनके इसी कारण के सिद्धांत के कारण ब्राह्मी तथा ब्रह्मगुप्त आदि ज्योतिषियों ने इनकी निंदा की, है ना। तो उन्होंने इसको लेकर के इसकी निंदा की कि इस तरह से वो कह रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं और बाकी सब हमारे जो है पीछे जा रहे हैं, ठीक है। युगो, अच्छा ये सिद्धांत इसका मतलब गलत हुआ, ठीक है। बेसिकली होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जिस तरह से अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमारे साथ के पीछे नहीं जा रहे हैं। ऐसा हम अपने स्थान पर ही हैं, ठीक है। हम अपने स्थान पर हैं और सूर्य को लेकर के लोगों ने गणना की है। तो सॉरी, नाव के चलने के समान पृथ्वी भी सदा चला करती है ना। तो नाव के चलने के समान ये है, नाव जिस तरह से नाव चलती है तो नाव स्टेबल होती है। तो लेकिन वास्तव में क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है ना। तो अगर नाव का एग्जांपल दे रहे हैं तो उनको ये बोलना चाहिए, नाव जो है ऐसे सर्कल सर्कल घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। दो तरह से पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। ये बात को यहाँ पर कहा उन्होंने। आर्यभट्टियम में वर्णित त्रिकोणमिति वैसा ही है जैसे सूर्य सिद्धांत में वर्णित त्रिकोणमिति में हमने पहले पढ़ा, इससे पहले जस्ट इसके बाद ये सारा आप पढ़ेंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा मुझे लग नहीं रहा बताने लायक। प्राचीन भारत में काल गणना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा काल शब्द का अर्थ क्या है, प्राग इतिहास काल में काल गणना कैसे होती थी, ज्योतिष में कैसे होती है, सिद्धांत ग्रंथों में कैसे होती है। ये भी हम शॉर्ट में करेंगे। चलिए पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं हाईलाइट कर दूंगा, आप प्लीज उसको बाद में देख लीजिएगा। काल कालः सृजते भूतानि कालः संहरते प्रजा, मतलब काल जो है वो इस संसार के सभी चीजों की उत्पत्ति करती है और सबका संहार भी करती है ना, करता है बेसिकली। तो काल के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति और समाप्ति होती है। उसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। काल बीतने पर ही बालक पुरुष बन जाता है, मतलब टाइम की बात कर रहे हैं। काल से ही इतिहास का ज्ञान होता है। काल की गति अबाध है, मतलब कंटिन्यू चलती रहती है। समय किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए काल की गणना दिन व रात, ऋतु वर्ष के किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही की जा रही है। आजकल काल की गणना वर्ष के द्वारा है ना, हम जो कैसे कहते हैं वर्ष। अभी कौन सा वर्ष चल रहा है तो हम बोलेंगे 2024 चल रहा है। लेकिन बहुत प्राचीन काल में यह गणना चंद्रमा के उदय व विकास तथा ऋतुओं के परिवर्तन द्वारा की जाती थी।
वर्ष का अभिप्राय एक ही वर्षाकाल के प्रारंभ से दूसरे वर्षाकाल के प्रारंभ होने तक के समय से है। ठीक है। संसार के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के दशम मंडल में एक वर्ष में 3 ऋतु शरद, वसंत और हेमंत का होना बतलाया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में 3 ऋतुओं के नाम आए हैं। अच्छा, ये सारा आप सब पढ़ लेंगे। काल का अर्थ क्या होता है? काल जो है संस्कृत की कल धातु से बनी है, जिसका अर्थ है कल, कलन करना, गणना करना। ठीक है, ओके। प्राग इतिहास काल, प्राग इतिहास का मतलब है प्राचीन समय में। मनुष्य ने देखा होगा कि कुछ समय के लिए सूर्य आकाश में रहता है और वह पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त हो जाता है, और उनका यहाँ क्रम निरंतर चलता रहता है। जब तक सूर्य आकाश में रहता है, पृथ्वी पर प्रकाश रहता है और उसके अस्त होते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अतः उन्होंने सबसे पहले दिन और रात का विचार किया होगा कि निरंतर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। एक सूर्योदय से के दूसरे सूर्योदय के समय को उन्होंने एक इकाई मानकर उसका नाम दिन रखा होगा, और इसकी इकाई को बहुत छोटी होती, और इस या इकाई उनके लिए बहुत छोटी होती थी। मनुष्य के जीवन में ऐसे हजारों दिन आते होंगे, उसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती होंगी, उनको दिन में याद रखना बड़ा कठिन प्रतीत होता होगा। इसी कारण उन्होंने दिन की बड़ी इकाई खोजी। तो दिन की बड़ी इकाई खोज ली तो कैसा हो गया? महीना हो गया, फिर वर्ष हो गया। मनुष्य ने सूर्य के साथ साथ चंद्रमा पर भी गौर किया। उन्होंने देखा कि चंद्रमा एक दिन शाम को पश्चिम में पतली प्रकाश युक्त अर्धगोलाकार है ना चाप, मतलब आप इसको समझिए ऐसे, सपोज ये है तो ये ऐसे दिखता है चंद्रमा, है ना, ये कह रहे हैं चाप की तरह। और फिर शाम को गोल और धीरे धीरे बढ़ता है, और 15 दिन बाद पूर्व में शाम को पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद फिर संध्या को पश्चिम में दिखाई दे जाता है। इसका यहाँ क्रम बराबर लगभग 30 दिनों के अंतर में चलता रहता है। उन्होंने तब चंद्रमा के पूर्ण गोलाकार होने पर, पूर्ण अदृश्य होने की अगली बार पूर्ण गोलाकार होने पर या पूर्ण अदृश्य होने के समय एक इकाई माना होगा और उसका नाम मास दिया होगा। यही मास आज जो है मंथ के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे का आप स्वयं पढ़ लेंगे। अब वेदों के समय में काल गणना कैसे होती थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको पिछले कई क्लास से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उपनिषद ग्रंथ, ये सारे वेद में आ गए। तो सबसे पहले जो है हम ये मानते हैं कि ऋग्वेद पुस्तकों, इसकी रचना जो है ऋग्वेद की 1200 के आसपास हुई थी। ऋग्वेद कालीन इस पुस्तक के हिसाब से ऋग्वेद कालीन आर्य यज्ञों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके यज्ञ ऋतुओं के अनुसार होते थे और यज्ञ तो वर्ष भर चलते थे। अतः इनमें कोई संदेह नहीं है कि अवश्य ही कोई न कोई तिथि पत्रक का प्रयोग करते रहे होंगे। उस समय वर्ष में 12 मास और हर मास में 30 दिन माने जाते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा है कि समय के चक्र के 12 अरे है ना, मतलब अगर एक सर्कल बना दिया जाए, इसको बोल दिया जाए कि टाइम, ये एक सर्कल बना दिया जाए और इसको बोल दिया जाए कि इसमें 12 अरे हैं, ऐसे जो बीच में ये सब होते हैं। ठीक है, ये 12 है, बीच में एक डॉट करिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि इसमें जो है इस समय चक्र से इसकी तुलना की गई है। इस चक्र में पुत्र स्वरूप 720, 300 दिन और 360 रात्रि निवास होती है ना। और इसका यही अर्थ लिया जाता है कि एक वर्ष में 12 मास 360 दिन होते थे। एक अन्य मंत्र में चक्र के 12 अरों का 3 नए नभयानी से विभाजित किया जाता था, और इसमें 30 से 60 शंकु जो कभी ढीले नहीं होते। यह मंत्र बताता है कि 12 महीने के अंदर 3 ऋतुओं में विभाजित होते थे। 12 मास चंद्रमास होते, क्योंकि इन चंद्रमासों की सौर वर्ष से मिलाए रखने के लिए उन्हें एक अधिक मास की कल्पना करनी पड़ती थी। ये सारा हम जानते ही हैं, जैसे कि चंद्रमा का 27 दिन के हिसाब से होता है, तो हर ऐसे दिन बढ़ते 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 एक अधिक मास हो जाता है। वेद मासो धर्तव्रतो द्वादश प्रजावता वेदाय उपजायते, है ना, कि ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि वेद मास की कल्पना जो है एक मास बढ़ाया गया है ना, या अधिक मास किस प्रकार से गिना जाता था यह स्पष्ट नहीं है। महीनों के क्या नाम थे इसका भी उल्लेख नहीं मिलता। दिन का उल्लेख संभवतः नक्षत्र द्वारा करते थे। ठीक है, आगे आप स्वयं से पढ़ लेंगे। ज्योतिष में काल गणना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ध्यान से कि ज्योतिष में काल गणना। तो सबसे पहले जो है वेदांग ज्योतिष की बात आती है। वेदांग ज्योतिष के अंदर याजुष ज्योतिष में 44 श्लोक होते हैं, मिलते हैं। ठीक है,
और याजुस ज्योतिष में और अथर्वण ज्योतिष में मिलते हैं आई थिंक 40, याजुस में मिलते हैं 36 और इसमें मिलते हैं 42 44, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ज्योतिष विद्या को भी दो विभाग है, गणित ज्योतिष लेकिन वह फलित ज्योतिष, लेकिन अभी इसके तीन विभाग हो गए, गणित फलित सिद्धांत संहिता हो रहा है ना। तो सिद्धांत जो होता है उसी को गणित ज्योतिष कहते हैं। गणित ज्योतिष में आकाश के पिंडों के विषय में बात गणित द्वारा बतलाई जाती है। फलित ज्योतिष में ग्रहों और उपग्रहों की गति से मनुष्य के भाग्य का संबंध बतलाया जाता है। किसी व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध आदि ग्रह जिन स्थानों पर रहते हैं उसकी गणना, ये सब हम जानते हैं किस तरह से वर्तमान समय में गणना हो रही है। ये सारा आप स्वयं से पढ़ लेंगे, इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो कल के डाउट सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। महाभारत और पुराणों में काल गणना किस प्रकार होती थी, तो वहां पे एक बताया गया है कि अहम एवाक्षयो कालः, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही जो है इस काल का वहन करता हूँ, ठीक है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से विविध प्रश्न किए। इस अध्याय के 12वें एवं 13वें श्लोक में वो पूछते हैं कि महाकल्प एवं उसके अवान्तर कल्प कितने हैं, है ना, भूत भविष्य वर्तमान का अनुमान कैसे लगाया जाता है, तथा काल की सूक्ष्म एवं बृहत गतियां किस प्रकार मानी जा सकती है, ठीक है। ये सारा आप देख लेंगे यहाँ से। जैन काल, यहाँ बौद्ध काल इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अच्छा ये यंत्र देख लेते हैं। यंत्र जो है, यंत्रों के बारे में हमें कई सारे ग्रंथों में मिलता है ना, सिद्धांत शिरोमणि और वराहमिहिर के ग्रंथ में भी यंत्रों का वर्णन मिलता है, ठीक है, पंच सिद्धांतिका में। आगे देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल में समय को नापने के लिए, अच्छा आप लोगों ने वो देखा होगा ना, जंतर मंतर देखा होगा। जंतर मंतर को उसको हिंदी में वेधशाला कहते हैं। वहां पे यंत्र बने होते हैं, उन यंत्रों से हम ग्रहों की पोजीशन देखते हैं कि कौन से ग्रह की पोजीशन अभी के टाइम में क्या है। ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है। अतः इस इकाइयों का सही मान मनुष्य को बहुत समय बाद से ज्ञात हुआ होगा। अतः इन तीन इकाइयों के संबंध में खोज प्राचीन काल के बराबर से, अरे कहाँ पे आ गए हम, एक सेकेंड, सीधे यंत्रों पर आ जाते हैं। देखो अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में ना इस तरह से नाम मिलते हैं कि वैदिक कुछ महीने जो है हमारे, इनके वैदिक नाम मिलते हैं। चैत्र को मिलता है मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य, संसर्प, अहंस्पति। ये जो है महीनों के नाम है। ओके, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन हो सक आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कौन सी ऋतु आती है। ओके, जैसे अभी चल रहा है ज्येष्ठ, वैशाख ज्येष्ठ, है ना, तो ज्येष्ठ, उसके बाद इसमें होती है गर्मी। अयन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था। अयन होता है सूर्य का मार्ग। सपोज यहाँ पे ग्रहों को रख दे, अगर हम अलग अलग ग्रह को रख दे, ऐसे 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 एक डॉट के इसमें ग्रह ग्रह को अगर हम यहाँ रख दें इस तरह से, तो ये जो है अगर सूर्य ऐसे घूम रहा है, बेसिकली तो सारे ग्रह ही घूम रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सर्कल हम बनाते हैं सूर्य को मूविंग करके जो कि सारे ग्रहों को टच करता हुआ जा रहा है, इसी को कहते हैं हम क्रांति वृत्त, ठीक है। तो इस क्रांति वृत्त को जब हम दो पार्ट में बांट देते हैं तो एक हो जाता है उत्तरायण, एक हो जाता है दक्षिणायन। तो मकर से लेकर के कर्क राशि तक अगर हम इसमें 12 राशियां बैठा दें, मकर से लेकर के मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये ऊपर बिठाइए,
नीचे बैठाइए तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो अब इसको दो पार्ट में इधर से ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो एक तरफ हो जाएगा उत्तरायण, एक तरफ हो जाएगा दक्षिणायन। ठीक है, चलिए। इसके आगे आते हैं बौधायन, माधवन, शंकर परियार, सरस्वती अम्मा और परमेश्वरन। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देख लेते हैं। बौधायन जो है ये आप लोग को स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, सबसे बड़ा श्रौत सूत्र है। इसके आचार्य बौधायन है, 1200 से 800 ईसा पूर्व इसका रचयिता मान सकते हैं इसको। बौधायन इसमें ज्यामिति के विषय में प्रामाणिक मानते हुए सारे विश्व में यूक्लिड की ही ज्यामिति पढ़ाई जाती है। मगर यह स्मरण रखना चाहिए कि महान यूनानी ज्यामिति शास्त्री यूक्लिड से पूर्व ही भारत में कई रेखागणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज कर चुके थे, है ना। बौधायन सौर सूत्र में जो है किस प्रकार से इसके अंदर 6 ग्रंथ आते हैं कि बौधायन श्रौत सूत्र, बौधायन कर्मांत सूत्र, द्वैध सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और स्वल्प सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय और बौधायन प्रमेय, ये यहाँ आता है। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल के वृत्त का निर्माण, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। माधवन, तो माधवन का जो टाइम था वो 1350 ईस्वी का था, क्योंकि ये बहुत पास के इसलिए इनका एग्जैक्ट सब कुछ मिलता है। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोलज्ञ हुए। इन्हें संग्राम ग्राम के माधव के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के केरल राज्य के कोचीन जिले के निकट स्थित इरनलकुलता नामक नगर के निवासी थे। इन्हें केरलीय गणित संप्रदाय केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड मैथमेटिक्स का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आप इस स्वयं से इसके बारे में देख लेंगे। शंकर परियार, एक सेकेंड कुछ छूट गया आई थिंक। ठीक है, शंकर परियार के बारे में भी देख लेते हैं। शंकर परियार का जन्म जो है 1500 से 1560 ईस्वी के आसपास हुआ, और जो है ये गणित संप्रदाय के ज्योतिषी एवं गणितज्ञ थे। ये केरल के ओट्टापालम के निकट त्रिकुलवेली के शिव मंदिर में कार्यरत थे, ऐसा समझिए। इनकी कुछ पुस्तकों के नाम है युक्ति दीपिका, लघु विवृति, क्रियाक्रम करी, और 1529 में खगोल शास्त्र टीका ग्रंथ की रचना की। 1554 में खगोल शास्त्र की पुस्तिका की हुई रचना की, मतलब छोटी सी बुक होगी। टी ए सरस्वती अम्मा भारत के केरल राज्य में जन्मी गणितज्ञ थी। उन्होंने भारत के प्राचीन मध्यकालीन ज्यामिति पर विशेष कार्य किया। एक कथा और रामायण कुत कलाम सरस्वती अम्मा ने मद्रास विश्वविद्यालय में वी राघवन के साथ काम किया और फिर रांची और धनबाद में शिक्षण किया। उनके शोध के आधार पर ही प्राचीन और मध्यकाल भारत में ज्यामिति पर पहला प्रामाणिक और व्यापक अध्ययन प्रकाशित हुआ। ठीक है, पुस्तक जो है टी ए सरस्वती अम्मा। ओके, परमेश्वरन का जन्म 1380 ईस्वी में हुआ, ये भी केरल के थे। ठीक है, संगम ग्राम के माधव द्वारा स्थापित केरल खगोल विज्ञान और गणित स्कूल के एक प्रमुख भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वे एक ज्योतिषी भी थे। परमेश्वरन मध्ययुगीन भारत में अवलोकन संबंधी खगोल विकास विज्ञान के प्रस्तावक थे, और उन्होंने स्वयं उपयोग में आने वाले कंप्यूटेशनल विधियों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए शिक्षण टिप्पणियों की एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक है दोस्तों, ये सारा आप स्वयं से पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है समझाने वाला ऊपर, जो कि मैं आपको कुछ समझाऊं। फिर भी हम देखते हैं, एक सेकेंड रुकिए जरा। आई होप कि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी। ओके, वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लेते हैं।
आपका लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं इसको ज़रूर रीड करूँगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ प्रश्नों को भी देखते चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब हम ये पढ़ेंगे तो प्रश्नों को भी देखते चलेंगे, तो किस तरह से प्रश्न, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस तरह से हैं वो देख लेते हैं। आपसे एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति में किस तरह के त्रिभुजों का अध्ययन होता है। ये तो बहुत सामान्य प्रश्न हो गया। आपको ये पूछा जा सकता है कि, रुकिए मैं यहाँ से बताता हूँ, आपकी यूनिट्स को देख करके बताता हूँ, है ना। यहाँ देखिए कि सूर्य सिद्धांत में वर्णित त्रिकोणमिति सूर्य सिद्धांत का परिचय देते हुए सूर्य सिद्धांत में वर्णित त्रिकोणमिति के विषय में बताइए। इसी तरह से आर्यभट्टियम का परिचय देते हुए आर्यभट्ट का परिचय देते हुए आर्यभट्टियम में वर्णित त्रिकोणमिति के विषय में बताइए, है ना। और प्राचीन भारत में कालगणना के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, संक्षिप्त में पूछेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत में कालगणना के उपयोगी यंत्रों के विषय में लिखिए। और जो नीचे बौधायन, माधवन, शंकर, परियार है, इनमें से आपसे शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट नोट समझते हैं ना आप लोग, टिप्पणी, है ना? टिप्पणियां पूछी जा सकती है। ये हम इसमें से कुछ टिप्पणी होती है, छोटी छोटी टिप्पणियां। चलिए, तो इस पार्ट से संबंधित अगर आपको लगता है कि कुछ है जो आपको